वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए काइनेमैटिक्स का लेक्चर सीरीज लेके आ गया हूं और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू काइनेमैटिक्स। और आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में मेनली। तो चलो स्टार्ट करते, बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले है अपना रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट और मोशन किसे डिफाइन किया जाता है? तो रेस्ट और मोशन एक एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव टर्म्स है। जैसे कि थोड़ा ध्यान से समझिए, कोई भी बॉडी को रेस्ट में हम लोग कब बोलते हैं? अगर मैं किसी वस्तु को, या मान लीजिए अगर आपको ये पानी का बोतल दिख रहा है, तो पानी का बोतल मेरे लिए रेस्ट में कब है? जब ये अपना पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, यहीं पे देन इट इज इन रेस्ट। बट अगर मैं ही अपना पोजीशन चेंज कर लूं, तब तो मुझे चेंज दिखेगा या नहीं दिखेगा, हाँ या ना? तो जो ऑब्जर्वर है उसको भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। इसीलिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। किसके रेस्पेक्ट में नापा जा रहा है बहुत मैटर करता है। ये एब्सोल्यूट, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थ पे हम लोग घूम रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं रुका हुआ हूं, तो क्या रियली में रुका हुआ हूं? नो, मैं भी तो अर्थ के साथ साथ घूम रहा हूं। तो मैं खुद रेस्ट में नहीं हूं, तब कैसे बोल सकता हूं दूसरी बॉडी रेस्ट में है या नहीं? तो बहुत डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात होती है, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अगर इफ एनी बॉडी इज विथ रिस्पेक्ट टू मी, मतलब वो मेरे रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए जब तक मैं अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं। सो विथ रिस्पेक्ट टू मी इट शुड नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, देन आई कैन स्विच ऑफ द लाइट। अ बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट, a body is said to be in rest if it does not change its position with respect to time। ये कार शुरुआत में x इज इक्वल टू 0 पे था और बाद में भी x इज इक्वल टू 0 पे ही है कुछ समय के बाद। सो दिस कार इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। बट इसकी बात करें तो सेकेंड केस में अगर आप बात करोगे तो ध्यान से देखो, शुरुआत में एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे था। कुछ देर बाद पार्टिकल थोड़ा आगे चला गया, इट हैज चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? जो ओरिजिन पे होगा वो ऑब्जर्वर है। सो दिस बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, हाँ या ना? ये बेसिक थ्योरी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल्स में कौन रेस्ट में है कौन मोशन में है। तो आप एक बार पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो कि कौन सा इसमें प्रोसेस रेस्ट में और मोशन में। एग्जाम्पल्स जरा देखो। तो रेस्ट में क्या वॉकिंग इज रेस्ट? नो, इट इज मोशन। तो हम लोग वॉकिंग किसके अंदर में डाल देंगे? बोलो, वॉकिंग मोशन में हो जाएगा। स्लीपिंग, स्लीप करते वक्त अगर आप यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन ऑन द बेड, आप एक ही जगह पे बैठ के सो रहे हो या लेट के सो रहे हो, देन यू आर इन रेस्ट। सो स्लीपिंग कैन बी टर्म्ड इन रेस्ट। डिपेंड्स, पार्टिकल शुड नॉट और बॉडी शुड नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑन द बेड। डांसिंग, तो डांस करने समय हम मूव करते हैं इधर से उधर, वी कैन से इट इज इन मोशन। फिर प्लेइंग, खेलने समय भी हम अपना पोजीशन चेंज करते हैं, प्लेइंग। स्टैंडिंग, अगर हम एक जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, मान लो मैं यहां स्टैंड कर रहा हूं, तो मैं टाइम बीतते जाए बीतते जाए बीतते जाए, कैमरा के रेस्पेक्ट में जब तुम मेरा पोजीशन देख रहोगे तो यहीं पे, देन आई मीन रेस्ट। सो आई कैन से स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। स्टैच्यू, स्टैच्यू क्या है? अगर कोई भी स्टैच्यू हमारे सामने है तो स्टैच्यू मूव कर सकता है क्या? नो, इट इज ऑलवेज इन रेस्ट। स्टैच्यू इज ऑलवेज इन रेस्ट। बॉल थ्रोइंग, जो बॉल को फेंका जा रहा है, जो बॉल थ्रो होगा, जो बॉल मूव कर रहा है, वो तो मोशन में है, बॉल थ्रोइंग। सो वी हैव टर्म्ड सम प्रोसेसेस इनसाइड रेस्ट एंड मोशन। चलो आगे बढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ मोशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोशन में आता है 1D, 2D एंड 3D। तो 1D, 2D, 3D, दे आर द टाइप्स ऑफ द मोशन विच वी यूजुअली ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग। तो ये 1D मोशन क्या है, जरा डिटेल में देखते हैं। ये पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इज सेड टू बी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ऑब्जर्वर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है, किसके रेस्पेक्ट में बॉडी मूव कर रहा है। तो अगर मैं खड़ा होकर किसी का मोशन देख रहा हूं, देन आई एम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कह रहा है कि टाइम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी को सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, then that body is said to be 1D motion. A straight line can be in this direction as well. स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है,
तो स्ट्रेट लाइन में बस मोशन होना चाहिए। इज सेड टू बी 1D। एग्जाम्पल, एक ट्रेन जो सीधा ट्रैक पे चलता जा रहा है, कहीं नहीं मुड़ रहा है, थोड़ा कर्व भी नहीं ले रहा है, बस सीधा चलता जा रहा है, तो सीधा वो ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन। चलो 2D मोशन देखते हैं। सो 2D मोशन इज व्हाट? 2D मोशन एक पोजीशन चेंजेस इन अ प्लेन, एक प्लेन में अगर पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, देन इट इज 2D मोशन। तो मान लो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरे रेस्पेक्ट में कोई खिलाड़ी ने बॉल मारा, बॉल जूम करके ऐसे गया, इस प्लेन में जूम करके ऐसे गया, हाँ या ना? तो बॉडी सेट टू बी मूविंग इन प्लेन वाई, क्योंकि बॉडी एक्स में भी आगे जा रहा है और वाई में भी थोड़ा ऊपर गया था। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग आने वाले काइनेमैटिक्स 2D में पढ़ेंगे, वो एग्जांपल ऑफ 2D मोशन है। तो प्लेयर अगर बॉल को उठा के मारता है, बॉल जूम से जाता है, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 2D मोशन एग्जाम्पल। ये 2D मोशन का एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। क्यों? बॉडी कैन बी ड्रॉन इन ए प्लेन, और प्लेन में बॉडी जूम करके घूम रहा है, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 3D मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन 3D तब कहेंगे हम लोग जब एक पार्टिकल अपना विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना पोजीशन एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज करे। जैसे एक एक आप मॉस्किटो ले लो, मॉस्किटो कैन गो लेफ्ट, कैन गो राइट एंड कैन गो टॉप बॉटम। एक फ्लाई एंट भी ले सकते हो जो उड़ती हुई चींटी भी है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स है जो उड़ते हैं। ऑल दोज एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट्स आर 3D बॉडी। मोशन ऑफ ए काइट, काइट मतलब पतंग, हम लोग उड़ाते हैं, पतंग ऊपर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह जा सकता है, तो मोशन ऑफ काइट इज ऑल्सो 3D। मोशन ऑफ एरोप्लेन भी क्या है? 3D मोशन है, मोशन ऑफ एरोप्लेन। बातें समझ में आ रही होंगी, तो आगे बढ़े क्या? ओके। नाउ इलस्ट्रेशन 3, सॉर्ट द फॉलोइंग एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मोशन। आपको इन मोशंस को सॉर्ट करना है कि ये 1D है या 2D है 3D बेस्ड ऑन एग्जांपल्स। चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्या? मोशन ऑफ एन एरोप्लेन। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया एरोप्लेन का मोशन, तो हम लोग 3D मोशन कह सकते हैं। आप एक बार पॉज कर लो, खुद से एक बार इसको ट्राई कर लो एंड देन ट्राई टू मैच द आंसर विथ मी। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ जो एक इलेप्टिकल पाथ में सन के अराउंड घूमते रहता है, तो ये हम 2D कह सकते हैं, प्लेन में घूमते रहता है। तो एग्जाम्पल अभी 2D दे सकते हैं। हालांकि अर्थ और सन भी आपस में मूव कर रहे हैं, तो वो आप अभी नहीं सोचो, बस आप सिंपल सोचो कि सन है, सन के अराउंड अगर अर्थ इलेप्टिकल पाथ में ऑर्बिट कर रहा है, इतना ही हमें पढ़ना है क्लास 11 तक। मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ अ मूविंग ट्रेन, तो मूविंग ट्रेन का एक व्हील्स का मोशन कैसा होता है? तो व्हील्स का मोशन अगर आप देखोगे तो वो ऐसा होता है, वो एक्स वाई में मूव करता रहता है, हेलिकल पाथ होता है बट एक प्लेन में होता है, तो हम कह सकते हैं 2D मोशन है। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक कैसा हो जाएगा? 1D हो जाएगा। लिजार्ड मूविंग ऑन द वॉल, लिजार्ड अगर वॉल पे मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं है लिजार्ड वॉल से ऊपर कूद जाएगा, वॉल इज लाइक ए प्लेन और प्लेन पे इधर उधर लिजार्ड जा सकता है, इट इज 2D मोशन। A sprinter running on a 100-meter race on a straight track, स्ट्रेट ट्रैक की जब बात हो रही है तो 1D हो जाएगा। अब बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग से बॉल छोड़े जुम करके नीचे जाएगा, सीधा जाएगा, जब सीधा जाएगा तो 1D मोशन भी बोला जा सकता है। डोंट से 2D मोशन। क्यों? क्योंकि बॉडी का अगर मोशन आप छोड़ोगे तो एकदम स्ट्रेट है, आप कह सकते हो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, बट मैं कोऑर्डिनेट ही अलग एक्स इसके अलोंग डाल दूं तो इट्स अ 1D मोशन। यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, वो सोचता है कि बॉल सर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिया कैसे। अगर एक बॉडी ऐसे जा रहा है तो मेरा अगर एक्स एक्सिस इधर ही है तब तो सिर्फ मेरा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। बॉडी अगर ऐसे जा रहा है तो मेरा अगर एक्स एक्सिस इधर ही हो तो सिर्फ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, हाँ या ना? अगर मेरा वाई एक्सिस इधर है तो मेरा क्या हो रहा है? वाई चेंज हो रहा है बट एक्स तो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप डिपेंड करता है कौन सा एक्सिस किसके तरफ रखे हो। सो इट्स अ 1D मोशन। एंड आउट स्विंगिंग डिलीवरी इन क्रिकेट, आउट स्विंगिंग मतलब बॉल पटकाया, बॉल ऊपर से नीचे भी जा रहा है और लेफ्ट और राइट भी स्विंग कर सकता है, बॉल ऐसे जा सकता है। आप अगर मेरे सामने खड़े हो तो बॉल जूम करके ऐसे तो जा ही सकता है, यानी ऊपर से नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, बट वो लेफ्ट और राइट स्विंग कर सकता है, इससे 3D मोशन। सो दिस टू एग्जाम्पल्स वेर गुड, जो बच्चा एक सोचने पे मजबूर हो जाए, बाकी इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मेरा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और आपके तरफ z एक्सिस है, बात समझ में आ रही है? इस कॉर्नर में ये x एक्सिस है, ये ऊपर वाला y एक्सिस है, और z एक्सिस आपके तरफ है। तो अगर मान लो एक चींटी है जो कि मेरे ऊपर वाले सीलिंग पे बैठी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, उस चींटी का अगर पोजीशन, चींटी रुका हुआ या तितली है, बटरफ्लाई है, तो अगर मैं बटरफ्लाई वहां बैठा हुआ ऊपर में, तो मैं एक वेक्टर लू जिसका टेल कॉर्नर पे है, कॉर्नर यहाँ पे 0,0 पे है, और उसका हेड पॉइंट कर रहा है तितली के पास, देन दैट पोजीशन, दैट लाइन ज्वाइनिंग द तितली विद द 0,0 इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो एक पार्टिकल का पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू 0,0 और रेफरेंस एक्सिस। तो इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। A vector that symbolizes the position of a given point with respect to some reference point like origin। तो एक origin मैंने set किया, उसके respect में particle का position using an arrow system बता रहा हूं, that is called position vector। Direction always points to the reference point and of that vector towards a given point। वो जो वेक्टर होगा उसका स्टार्टिंग कहां से होगा, ओरिजिन से, और वो पॉइंट किसको कर रहा होगा, बटरफ्लाई को, या जिस चीज को हम पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मेरा यहाँ पे मान लो बटरफ्लाई था, तो बटरफ्लाई का यहाँ एक्स वाई एंड जेड, ये 2D पे बनाया हुआ है, बट इसकी फीलिंग आप 3D में लेना चाहो तो एक्स वाई एंड जेड, ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। तो मैं अगर पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ तो बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। देखो क्या करूंगा, मेरा इनिशियल पॉइंट कितना, आर इनिशियल इज समथिंग लाइक, जहां से नाप रहे हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये मेरा ओरिजिन है। और फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है उसका, सर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज 0i प्लस, यानी शुरुआत में तितली कहां थी, शुरुआत में ओरिजिन पे थी, उड़ के कहां चली गई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे। तो मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा जो उसको ज्वाइन कर रहा है। तो अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर देखना चाहो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। अब आता है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स बाय ए बॉडी। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक्चुअली बॉल, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैं अपने घर पे खड़ा हूं और मुझे स्कूल जाना है, तो मैं घर से बाहर निकलूंगा, फिर राइट जाऊंगा, फिर लेफ्ट मुड़ूंगा, फिर राइट जाऊंगा, फिर लेफ्ट मुड़ूंगा, फिर राइट जाऊंगा, फिर मेरा स्कूल आएगा। देन व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो सारा स्ट्रेट लेफ्ट राइट सारा डिस्टेंस कवर अप करेंगे, दैट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी। हाँ या ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो वही मेरा घर और वही मेरा स्कूल, उसके बीच में शॉर्टेस्ट सीधा पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल ए है, ए देख रहे हो एरो से कहां गया है, बी के पास गया, फिर बी से सी के पास गया, तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर, और फिर वो लौट के ए के पास आ गया, तो 3 4 5 5 4 प्लस 3 7 प्लस 5 इज 12, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 12 मीटर। बहुत इजी पीजी था, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिस्टेंस हमेशा हमारा क्या होता है, यहां पे ध्यान दो, डिपेंड्स अपॉन द पाथ विच इज फॉलोड बाय द पार्टिकल, वो पाथ पे डिपेंड करता है। मान लो मेरा पाथ ये था, पाथ 1, पाथ 2, और ये पाथ 3 ले लो, और ये मेरा पाथ 2 है। इधर से इधर जाने का ये पाथ फर्स्ट है, इधर से इधर जाने का ये पाथ 2 है, और ये सीधा जाने का पाथ 3 है। क्या पाथ 1 में और पाथ 2 में डिस्टेंस सेम है? नो, पाथ 1 में थोड़ा सा कम डिस्टेंस है, पाथ 2 में ज्यादा कर्व बना के गया हुआ है, पाथ 2 इज ग्रेटर देन पाथ 1 डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन टू इनफाइनाइट पॉइंट्स। आप अगर दो पॉइंट को पॉइंट मार्क कर दो, ए और बी के बीच में जाने का बहुत सारा डिस्टेंस है, बहुत सारा डिस्टेंस है, बहुत सारा डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर देयर बिटवीन टू पॉइंट्स मार्क्ड। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर में भी हम लोगों ने देखा था, स्केलर और वेक्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। ऐसा यूनिट मीटर में हम लोग नापते हैं डिस्टेंस को, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर में नापते हैं। डायमेंशन अगर डिस्टेंस की बात करें तो सिंपल m0 l0 l1 एंड टाइम 0, इसका मीटर हमारा क्या हो गया, लेंथ हो जाएगा। हालांकि मैंने यूनिट एंड डायमेंशन अभी नहीं पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग लास्ट में करेंगे, जब हम लोग सारे फॉर्मूला के साथ वर्स्ड अप हो जाएंगे, तब हम लोग यूनिट एंड डिस्टेंस एंड एरर मेजरमेंट करेंगे। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव,
डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका नेगेटिव होने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। डिस्टेंस इज आइदर जीरो और इट इज मोर देन जीरो, पॉजिटिव होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस या तो जीरो होगा, डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा। जनरली डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं मेंशन्ड है, निगेटिव का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल मान लो ए था, ए पे था, पर्सन ए से बी गया, बी से सी गया, देन अगर एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल 3 + 4 7, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, उनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज मच। आप किस रास्ते से गए हो डजंट मैटर इन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। वेट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक वाटर। एक बात बताओ, सो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 3 + 4 7। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल यहां से यहां गया, अगर आप स्ट्रेट लाइन पाथ देखो 5 मीटर है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ कितना है? 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। नेक्स्ट, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल से फाइनल की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। जहां पे इनिशियली था, घूम के घूम के घूम के फाइनल यहां पहुंच गया, इनिशियल से फाइनल की तरफ उसका एरो होगा, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। किस रास्ते से आप वहां पहुंचे हैं डजंट मैटर टू डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। सर, दो फिक्स पॉइंट के बीच में सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मान लो मेरा ये ए है, मेरा ये बी है, एक एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज ये, नथिंग एल्स, खत्म। एक रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो। ओके, तो अगर आप इसका मतलब समझो, अगर मेरा पार्टिकल यहां था शुरुआत में और मैंने अपना एक्सिस बना लिया है, अगर मैंने अपना एक्सिस मान लो यहां से बनाया है, तो पार्टिकल ये मेरा वाई एक्सिस था, ये मेरा एक्स है, इधर का डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है। तो अगर पार्टिकल यहां पे था, इनिशियली ए पे था, दैट इज 0,2, और पार्टिकल ऐसे गया 5 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, 5,2 हो जाएगा। फिर पार्टिकल अगर थोड़ी देर में यहां से यहां लौट के यहां आया है और ये 14 मीटर, तो 5 इधर गया, 5 लौटा और 9 और, ये कहां आ जाएगा? बोलो, -9,2 नहीं हो जाएगा? तो अगर पार्टिकल राइट जा रहा है, तो अगर एक डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो दूसरा डायरेक्शन मेरा नेगेटिव होना तय है। तो पार्टिकल जब लेफ्ट जाएगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव काउंट होगा, पॉजिटिव नहीं काउंट होगा। सो वे यू नीड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक। अगर एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो दूसरा डायरेक्शन मेरे को नेगेटिव। मैं वेक्टर करा चुका हूं, आपको वेक्टर देख के ही ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। अगर आप वेक्टर नहीं देख रहे हो, नहीं जान रहे हो, तब इस चैप्टर को करने आओगे, बहुत दिक्कत आने वाली है। आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू वॉच द वेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज आपको ये कुछ नहीं समझ में आएगा, कैसे प्लस कैसे माइनस। और क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और जीरो। राइट साइड अगर मैंने पॉजिटिव सेट किया हो तो राइट साइड पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ पॉजिटिव, अगर पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट पॉइंट डिस्प्लेस हुआ तो नेगेटिव। डिस्टेंस, इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन, पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पार्टिकल अपना डायरेक्शन लेफ्ट राइट नहीं मूव कर रहा, चेंज कर रहा है। देन जितना दूर पार्टिकल एक ही लाइन में जाता जा रहा, पीछे लौट के भी नहीं आ रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है लौट के पीछे, देन वी कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पार्टिकल पीछे भी नहीं आ रहा है। पार्टिकल अगर आगे जाके पीछे आता है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा बट डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। तो ऐसा भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे जाते जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से तो, sorry, I think I'm writing wrong. Distance is always greater than displacement. Sorry, distance is always greater than displacement. बहुत मैटर करता है क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, अदरवाइज
ऑलमोस्ट ऑल द केसेस डिस्टेंस आर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ओनली। बस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हम एक लाइन में एक ही रास्ते में सीधे जा रहे हैं देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़े, ये मैं समझा रहा था, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा मार्क किया हुआ, पार्टिकल किधर जा रहा है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लो मेरे पास एक पॉइंट है जो इनिशियली कहां था, x1 y1 z1 पे, थोड़ी देर बाद मूव करके वो कहां चला गया, x2 y2 z2 पे। तो मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था, x1। मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है बताओ, r I इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और r फाइनल वेक्टर मेरा क्या है, पोजीशन फाइनल वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है मेरा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा r is displacement vector, it is nothing but r final minus r initial, that is x2 minus x1 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसको हम डिनोट ऐसे करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ उसकी एरो होती है, हाँ या ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ उसकी एरो होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, इस क्वेश्चन को पॉज करो एंड देन ट्राई करो। लेट मी ड्रिंक वाटर टिल देन। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो मैं ट्राई करता हूं। पहला क्या बोला, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मेरा इनिशियल पॉइंट है ए से स्टार्ट करा 1 -1 0 एंड रीचेस अ पॉइंट बी 532, एक फाइनल पॉइंट 5 3 -2 पे पहुंच गया। रेफरेंस सिस्टम मेरा ओरिजिन माना जाए तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आर इनिशियल मेरा क्या हो जाएगा, आर इनिशियल जो पॉइंट है वही ले लो, 1 आई कैप -1 जे कैप प्लस 0 के कैप, दिस इज 0 है, ये क्या है 0 है, प्लस 0 के कैप। अगर मैं आर फाइनल की बात करूं तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा बोलो, ये दूसरा है सर, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप, हाँ या ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग जल्दी डेल्टा आर से दिखाते क्या हो जाएगा, 5 -1 4 आई कैप प्लस 3 -1 2 जे कैप प्लस -2 -0 इज -2 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। क्योंकि आप पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट या चेंज ऑफ एनी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स का फाइनल माइनस एक्स का इनिशियल, दैट इज कॉल्ड चेंज। ये आप पढ़े होगे और ये आपको जिंदगी भर याद रखना है, जिंदगी मतलब आने वाले 2 साल। चौथा लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, चौथा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो लेंथ इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्या हो जाएगा बोलो, 4 का स्क्वायर। मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बोल चुका हूं, अगर आप वेक्टर देखे बिना इसको पढ़ने आओगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने पहले वेक्टर बनाया, फिर बेसिक मैथ्स बनाया, फिर काइनेमैटिक्स, क्योंकि वेक्टर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेक्टर के बिना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, और ये जिसने वेक्टर देखा वो आराम से ये समझ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं। जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आ जाएगा। रूट अंडर बोलिए 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज नथिंग बट रूट अंडर 24। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A particle starts from origin, goes along x-axis up to point इतना and then returns along the same line to the point इतना। Find the distance and displacement of the particle। तो जब भी अगर x axis और y axis की बात करें तो you need to draw what? You need to draw the coordinate system। coordinate system draw कर लीजिए, ये x कर लीजिए, ये y है, और थोड़ा सा शुरू हो जाइए, क्या बोल रहा है। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, पार्टिकल शुरुआत में कहाँ है, ऑरिजिन पे है। गोज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अप टू पॉइंट, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाता है
और कहाँ तक जाता है 20 पोजीशन तक, तो 20,0 तक जाता है, पॉइंट ए तक मान लेते जाता है वो। फिर एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, उसी लाइन के अलोंग रिटर्न हो जाता है, तो रिटर्न होके कहाँ जाता है -20 मीटर, वो फिर से 20 आगे गया, 20 लौट के आया, वो फिर से 0,0 पे ही आ जाएगा ना, ये पॉइंट बी हो जाएगा। हाँ या ना। फाइंड द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, तो डिस्टेंस बहुत इजी से कोई भी बता सकता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू ये लेंथ कितना है, ये 20 लेंथ है, तो सर 20 वो आगे गया और 20 वो पीछे आया, 20 प्लस 20 40। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, जहां से शुरुआत किया था वहां से 20, फिर 20 से फिर से जहां शुरुआत किया गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो 0 हो जाएगा। हाँ या ना, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आगे, अ कार मूव्स अलोंग ओ डी पाथ, अलोंग ओ से ए गया है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड नेट डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्टेंस बताना है और नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो चलो ट्राई करते हैं। पार्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बताना बहुत ही आसान होता है, जो एक्चुअल पाथ है बताते जाइए। 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 4 12 4 16 1 17 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन देम, इनिशियल से और फाइनल से बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, ये पाथ मेरा क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस एरो। तो डिस्प्लेसमेंट हम अगर ये एरो का लेंथ निकाले, तो अगर आप इसको ड्रॉ करिए तो कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताइए, ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो सर ये टोटल लेंथ अपना 8 है और ये 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ 4 है और ये लेंथ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ 5 नहीं हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल से ही हम बता सकते हैं कि ये 4 ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज है 5 हो जाएगा, बहुत इजी पीजी है 5 किलोमीटर। नाउ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, आपको थोड़ा देख के डिटरमाइन करना है। पार्टिकल शुरुआत में ए पे था, फिर बी पे गया, चलो देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स मूविंग ऑन ए पार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड रीचेज अप टू अ पॉइंट बी along a circular path, then find out the distance and displacement in the following cases। तो पहला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ द, ये आपका क्वेश्चन है 1/4 ऑफ द कंप्लीट सर्किल, अगर वो 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आपको पहला बताना है क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, तो कोई डिस्टेंस के बारे में बताओ, तो डिस्टेंस तो यही पाथ हो जाएगा, ये जो पाथ है। इजंट इट अ आर्क, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, इट इज नथिंग बट आर्क, आर्क जब होता है तो हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज आर इंटू थीटा, इसका रेडियस आर ले ले, थीटा कितना है π/2, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, आर इंटू π/2। अगर मीटर के टर्म से निकालना हो तो पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 रख लेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दो, तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया है, तो मेरा ये अगर एक्स लेंथ मान ले, इज एक्स एंड इज नथिंग बट r√2 फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। कहां से आ रहा आंसर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, आप आराम से इसको देख के समझ सकते हो। हाँ या ना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्किल, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको देखो और बताइए हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्किल, अगर पार्टिकल यहां था जूम करके यहां आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा बोलिए, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्किल, यानी 2πr का अगर हम आधा कर दे तो आधा ये ट्रेवल किया, दैट इज हाउ मच, πr। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये से ये की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस r, ये कोई बच्चा भी बता देगा 2r। हाँ या ना, तो ये आसानी से हम लोगों ने बता दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फिर देखने में दिक्कत तो मैं लाइट ऑफ कर दूंगा। नाउ एनी आर्बिट्ररी आर्क लेंथ है,
मान लो एनी आर्बिट्रेरी आर्क है, मान लो पार्टिकल ए था, ए से बी गया जो एंगल थीटा बना रहा है, देन डिस्टेंस बच्चा बता सकते हैं क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस आप एक्चुअली आराम से बता सकते हैं। डिस्टेंस अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर किए वहां मैंने बताया है ये आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लोग एल मानते हैं, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर का वैल्यू आर रहने दो, थीटा का वैल्यू रेडियन में थीटा रहने दो, दैट इज डिस्टेंस। अगर वो पाई बाई 3 होगा तो पाई बाई 3 रख देंगे, अगर वो पाई बाई 6 होगा पाई बाई 6 रख देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा? तो डिस्प्लेसमेंट अपन लोग इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं बोलो? तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में हमें क्या रखना है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी हमें बतानी है, ये दूरी हमें कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये 90 डिग्री तो हो जाएगा। अगर ये आर है ये सामने वाला कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा नहीं हो जाएगा? और ये अगर टोटल आर है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? आर में से आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा। अब ये लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, एक्स इज नथिंग बट रूट अंडर, बोल सकते हैं आप क्या? आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, जंग जंग जंग, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है और हम आसानी से बता सकते हैं। हालांकि ये हम ऐसे भी देख सकते थे कि ये आर है, ये आर है, तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा? ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा लिख सकते थे। ये 180 माइनस थीटा को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो उससे भी कर सकते थे बट ये ज्यादा इजी है। क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बोलो क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ या ना? तो आप इसमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा सर? रूट अंडर, सर ये वाला चीज और ये वाला चीज मिलके आर स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2r कॉमन ले ले तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ईच एंड एवरी लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आगे आने वाले काइनेमेटिक्स, आगे आने वाले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ है। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2 इंटू आर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और ये आर स्क्वायर था, आई थिंक आर स्क्वायर था, 2 आर साइन थीटा बाई 2 इज द आंसर। कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट? 2 आर साइन थीटा बाई 2। ये कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? 2r sin थीटा बाई 2। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बच्चों को दिक्कत होती है, प्लीज आप अगेन से जाके अगेन से देखो, फिर से देखो, फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन एंड देन आई एम गोइंग टू ट्राई। होपफुली आपने पॉज कर लिया होगा, ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है अपना? साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड। साइक्लिस्ट जो है एक सर्कुलर ट्रैक पे यहां से स्टार्ट करता है ए ट्रैक से, और वो मूव करते करते सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते 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 मूव करते करते यहाँ आ गया है। कितने? तो 1 रेवोल्यूशन, टाइम कितना दिया हुआ? टाइम 10 सेकेंड्स में वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट 5 सेकेंड्स। 1 मिनट 5 सेकेंड के बाद वो कहां पे नेट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप अगर जरा ध्यान दो, एक साइक्लिस्ट में सर्कुलर 1 रेवोल्यूशन 10 सेकेंड में करता है, तो 1 मिनट में तो 65 सेकेंड्स हो गया। तो 10 सेकेंड में एक चक्कर मार लेता है, तो 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में 2 चक्कर, 30 सेकेंड में 3 चक्कर, 40 सेकेंड में 4 चक्कर, 50 सेकेंड में 5 चक्कर, 60 सेकेंड में 6 चक्कर, 5 सेकेंड और। एक पूरा चक्कर लगाने में अगर उसको 10 सेकेंड लग रहा है तो 5 जो बच गया, 5 में आधा चक्कर नहीं लगा लेगा, तो बेसिकली वो ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा आफ्टर 65। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? इसके बीच वाले डिस्टेंस को ले लेंगे, दैट इज 2r।
आंसर क्या हो जाएगा? 2r इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा क्वेश्चन था। 2r इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। A person moves 30 meter due west, 20 meter due south and 20 meter due east. Find out the displacement. जब भी आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करे तो आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, इसमें ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलो करते हैं प्रयास। क्या बोल रहा है? अ पर्सन मूव्स 30 मीटर ड्यू वेस्ट, पहले वेस्ट जाता है तो पार्टिकल यहां से खड़ा होकर कहां गया? 30 मीटर गया। 30 मीटर, तो इसको ए से मार्क कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट होता है उसको ए से मार्क कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना? -30, 0 पे था। वहां से 20 मीटर साउथ गया, तो साउथ नीचे की तरफ है, वहां से कहां गया? 20 मीटर। ये लेवल को बी मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 30 इधर और 20 नीचे, -30 -20 साउथ गया। फिर 20 मीटर ईस्ट गया है, तो 30 इधर गया था ना, और ये 20 गया, यहां कहीं आया, तो ये सी मान लेते हैं। ये 30 आगे गया, 20 नीचे आया, बट 20 आगे गया, तो कितना हो जाएगा? -10, -20। आपसे क्या पूछा है? फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। आइदर व्हाट डू वी यूज फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट? आप इनिशियल पॉइंट को देखो और फाइनल पॉइंट को देखो, इस लाइन को ज्वाइन कर दो, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो हम मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जो मेरा वेक्टर आया उसको हम मैग्नीट्यूड निकाल दें, तो रूट अंडर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के क्या करेंगे? -10 का होल स्क्वायर प्लस -20 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये रूट अंडर 500 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10 रूट 5 इज द डिस्प्लेसमेंट। किधर की तरह? साउथ वेस्ट की तरह। इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये साउथ वेस्ट की तरह, बट एग्जैक्टली साउथ वेस्ट नहीं। ये एंगल भी हम थीटा भी निकाल सकते हैं, बट उतना आपको ज्यादा पूछा नहीं है। आपको वो लेंथ का चर्चा करा कि कितना बॉडी डिस्प्लेस हुआ है, एंगल हम निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और ये कितना? 20। तो tan थीटा इज इक्वल टू 10/20, थीटा इज इक्वल टू 1/2। मीन्स थीटा मीन्स tan इनवर्स 1/2 वेस्ट की तरफ फ्रॉम साउथ। आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग इन द कमिंग क्वेश्चंस। हम लोग नए कमिंग क्वेश्चंस में वो करेंगे। अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट। फिर से अगर हम मेरा ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ रहेगा, तो वी नीड टू ड्रॉ एक्सिस। और चलो हम शुरू करते हैं। कहां से स्टार्ट किया? पार्टिकल मूव 6 मीटर नॉर्थ, यहां से स्टार्ट किया ऑरिजिन, यहां से गया 6 मीटर। ए कितना हो जाएगा? 0,6। फिर 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट गया है, तो बी इसका क्या हो जाएगा? 6 और 8, 8,6। 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब ईस्ट वेस्ट में वर्टिकली अपवर्ड की तरफ आया, और ये मत सोचना वर्टिकली अपवर्ड ऊपर है, नो, नॉर्थ की तरफ नहीं। अगर आप ईस्ट, अगर ये आपने ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ कर रखा है, इस चीज को समझिए। अगर ये मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट तो मेंशन कर दिया, वर्टिकली अपवर्ड मतलब आउट ऑफ द माय स्मार्ट बोर्ड से बाहर की तरफ। तो जब बाहर आइएगा तो मैं गया 6, 8 और 10, तो फाइनली ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा? 8, 6, 10। तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो? ये मैं 3D फिगर है, मैं इस बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा समझो इस चीज को। 8, 6, 10 वर्टिकली अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ। व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? तो ये पॉइंट और ओरिजिन के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर देंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D फिगर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? रूट अंडर 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 0 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 8, 6 ऑलरेडी 100 होता है, 64 प्लस 36 100 प्लस 100 200, तो 10√2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी होपफुली। 10√2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सो दिस मच वाज फ्रॉम टुडेज आवर काइनेमैटिक्स बेसिक लेक्चर। हमारा आज यहां तक था। अब आगे जाके हम लोग काइनेमैटिक्स के कोड में घुसने वाले हैं, एंड दैट इज नथिंग बट स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, देन हम लोग एक्सेलरेशंस के बारे में देखेंगे, एंड देन हम लोग मोशन अंडर द ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ द मोशन और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इन द कमिंग
3 to 4 lectures we will be able to finish kinematics and then we will move or jump into 2D. तो 2D का एक अलग सेगमेंट लॉन्च करूंगा लेक्चर नंबर 1 से. अभी काइनेमैटिक्स 1D का लेक्चर चलेगा 1 to लेक्चर नंबर 5 और 6 तक. देखते हैं. टिल देन keep revising vectors and trigonometry and खास तौर के basic mathematics, then only you will be able to understand kinematics. Till then take care, bye bye. और हाँ, मैं आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में अपना मीन्स प्रीवियस ईयर का 10 ईयर का रिकॉर्ड का मीन्स सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ. आप इलेक्ट्रोस्टैट्स देख सकते हो उसे और बहुत मजा आएगा. हमें एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रीवियस 10 ईयर ऑफ नीट. सो वो भी हम लोग वॉच करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर.